Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Anjali Sharma, your IT educator for class 11th और हमारा सब्जेक्ट कोड है 802. आज हम मिले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के लिए. कौन सा चैप्टर देख लेते हैं एक बार. आज हमें पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे पहला यूनिट दैट इज कम्युनिकेशन स्किल को पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करना है. इसके सारे सेशन 14 है इसमें, उन सब को एक बारी में हम रिवाइज करेंगे. चलिए शुरुआत करते थे अपने रिवीजन की. ओके सबसे पहले शुरुआत होती है ये समझने से कि कम्युनिकेशन होता क्या है. ओके मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है. इंफॉर्मेशन को शेयर करना, आइडियाज को शेयर करना और फीलिंग्स को शेयर करना. इसका ओरिजिन क्या था. ओरिजिन इसका लैटिन वर्ड कम्युनिकेट्स केयर से निकला, जिसका मतलब होता है शेयर करना. ओके इसका मतलब क्या हुआ, हम शेयर क्या कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज और अपनी फीलिंग्स को. ओके अब इसका प्रोसेस क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में बराबर की इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए. अगर मैं आपको कुछ बता रही हूं, मैं सेंडर हूं, तो आपको रिसीव भी करना है, उसके बाद क्या करना है, रेसिप्रोकेट भी करना है मेरी बातों को. ओके चलिए अब कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेशनशिप बनाता है, एसेंशियल है. कहां पर एसेंशियल है, एजुकेशन में एसेंशियल है, वर्क में एसेंशियल है और डेली लाइफ में एसेंशियल है. किस चीज में मदद करता है, इन्फॉर्मिंग में. ओके फॉर एग्जांपल मीटिंग टाइम, इन्फ्लुएंसिंग में, फॉर एग्जांपल बार्गेनिंग करने में जो हमारी मदर्स बहुत स्पेशली करती हैं, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, फॉर एग्जांपल एक्साइटमेंट जो आप जता सकते हैं. ठीक है चलिए कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं. दो तरीके के एलिमेंट्स हम मान के चल सकते हैं. एक होता है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, और एक होता है जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है. दे रहा है में क्या आ जाता है, मैं बोल रही हूं, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूं. अगर मैं लिख रही हूं तो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूं, लेकिन मैं रिसीव कैसे करूंगी, आप सुन रहे हो मुझे, तो आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो. और अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हो, जिसने लिखा है उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो. ओके सो इट्स अ टू वे एक्सचेंज. अब कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं. पर्सपेक्टिव का आखिर मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं. पर्सपेक्टिव का मतलब है आपके फिक्स्ड व्यूज हैं या फिर आइडियाज हैं जो कभी बदलते नहीं है, आपके दिमाग में बैठ गई कि ये चीज होती है मतलब होती है. ओके नाउ इट इन्फ्लुएंसेस हाउ वी इंटरप्रेट मैसेजेस. ये इन्फ्लुएंस करता है कि मैं सामने वाले के मैसेज को कैसे इंटरप्रेट कर रही हूँ. मान लो उसने मुझे को समझाने की कोशिश करी, लेकिन अगर मेरे दिमाग में उस चीज के बारे में नेगेटिव थॉट्स हैं तो है मैं उसको समझने की कोशिश नहीं करूंगी, यानी कि वो मेरा पर्सपेक्टिव है. पर्सपेक्टिव नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है एग्जांपल के लिए क्या हो गया, थिंकिंग टीचर इज स्ट्रिक्ट. अगर आपने ये मान लिया कि टीचर स्ट्रिक्ट है, इसका मतलब क्या है, वो आपका मिस इंटरप्रिटेशन है. हो सकता है कभी वो आपको प्यार से भी समझाने की कोशिश करे तो आप उसको नेगेटिव वे में ही लेकर जाओगे. ओके सो पर्सपेक्टिव हम कह सकते हैं एक तरीके का हर्डल है कम्युनिकेशन के बीच में. ओके नाउ कम्स बैरियर्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के बीच में कौन से बैरियर्स या फिर फैक्टर्स आते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं. ठीक है ये हो गया फैक्टर और ये हो गए बैरियर के एग्जाम्पल. ठीक है फैक्टर क्या हो गया, सबसे पहला है लैंग्वेज. ओके यानी कि भाषा जो हम बोलते हैं. फाइन ठीक है डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती हैं. ठीक है अगर मान लो मैं फ्रेंच बोलती हूँ, सामने वाला इंग्लिश बोलता है, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन में क्या बैरियर आ गया, लैंग्वेज बैरियर के रूप में आ गई. ओके रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए किसी वर्ड का कुछ मतलब हो, आपके लिए उस वर्ड का कुछ और मतलब हो. इस तरीके से भी क्या हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है. ओके देन कम्स विजुअल परसेप्शन, जजिंग बाय लुक्स. आप किसी को उसके लुक से जज कर लो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी रॉन्ग थिंग. फॉर एग्जाम्पल किसी के कपड़ों से आप उसको जज कर लो हो. ठीक है चलिए Then comes past experience. Okay, cheated before bias now. आपको पहले किसी ने चीट किया हो, आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस अपने प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहे हो, फ्यूचर को अफेक्ट कर रहे हो. आपको अपने पास्ट को बीच में नहीं लाना है, वरना क्या होगा, अगर आपको पहले किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है, तो क्या होगा, आप बार बार उसी चीज को बार बार सोचोगे. हो सकता है कोई आपको अच्छा व्यक्ति मिले और आप क्या समझो कि ये भी मुझे चीट करेगा, ये भी मुझे धोखा दे सकता है, विच इज नॉट ऑलवेज राइट. ओके नाउ प्रेजुडाइज, नो वन लिसन्स टू मी माइंडसेट. अगर आपका माइंडसेट ये हो गया, अरे मुझे तो कोई सुनता ही नहीं है, विक्टिम वाला हम कह सकते हैं, तो ये माइंडसेट भी क्या करता है, कम्युनिकेशन में बहुत सारी मुश्किलें पैदा करता है. ओके चलिए आगे बढ़ेंगे. फीलिंग्स.
ठीक है, फीलिंग्स भी आती हैं बीच में, जैसे कि गुस्सा होना, ठीक है, दुखी हो जाना, या फिर अनट्रस्ट करना, किसी पे भरोसा नहीं करना। ओके, एनवायरनमेंट, अब आप कम्युनिकेट कैसे करोगे जब बहुत सारा शोर होगा या फिर डिस्ट्रैक्शन होगा, तो भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है या फिर कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। ओके, पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मान लो आप किसी से डर रहे हो, ठीक है, आपकी हैबिट है ही नहीं किसी से बात करने की, या फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो है। ओके, एंड देन वी हैव कल्चर, जेस्चर्स डिफर करते हैं बहुत जगह, ठीक है, कहीं किसी का मतलब ये होता है ऑल द वेरी बेस्ट, कहीं किसी का मतलब होता है अरे तो मुझे अंगूठा दिखा रहा है। सामने वाला कैसे किस चीज को ले ले वो भी उस पर निर्भर करता है, ठीक है, किसी के कल्चर में किसी चीज का मतलब कुछ और होता है और किसी कल्चर में कुछ और मतलब होता है। ओके, चलिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमको 7 C's का इस्तेमाल करना है। कितने C's का? 7 C's का इस्तेमाल करना है। कौन कौन से वो 7 C है? पहला होता है क्लियर। क्लियर का मतलब यहां पर मैम क्या हुआ? यहां पर मतलब हुआ अच्छे से समझना है। ओके, देन वी हैव कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? टू द पॉइंट हमको लिखना है। फिर है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब क्या हुआ? एकदम एकदम पुख्ता, मतलब फैक्ट के साथ प्रस्तुत करना है, स्पेसिफिक एंड विविड। फिर हुआ करेक्ट, एक्यूरेट इन्फो देना है। फिर हुआ कोहेरेंट, लॉजिकल फ्लो जाना चाहिए। देन कंप्लीट, फुल मैसेज सामने वाले के सामने रखना है। एंड देन वी हैव कोर्टियस, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़। ओके, किया हमने नोट। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। इस टेबल को एक बार ढंग से नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत क्रिस्प वे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। ओके, चलो मूव करेंगे आगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट सेशन मतलब सेशन 2 का एक प्रीव्यू हम आपको बता देते हैं। क्या प्रीव्यू है कि भैया टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है वर्बल। वर्बल मतलब या तो आप बोल रहे हो या फिर लिख रहे हो। देन वी हैव नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या हो गया? बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपके जेस्चर्स हो गए। ठीक है, अगर मैंने आपके सामने ऐसा किया, इसका मतलब क्या समझोगे आप? कि मैम हमें ग्रीट कर रही है, नमस्ते कहना चाह रही है। ठीक है ना, हो सकता है मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी ना पड़े। ओके, एंड देन वी विजुअल। विजुअल मतलब क्या हो गया? आप इमेजेस से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, सिंबल और साइन को देख के समझ सकते हो कि अच्छा यहाँ पर नो पार्किंग का साइन, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर पार्क नहीं करना है, कोई आपको अलग से बताएगा नहीं कि यहाँ पर पार्क नहीं करना है। ठीक है, बहुत अंडरस्टूड होता है वो। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में शुरुआत होती है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन से। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन कहता है कि आपको वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, स्पोकन हो चाहे रिटन हो। ओके, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन से, जो मुंह से बोला गया हो। ओके, नाउ इसके बहुत सारे मोड होते हैं और यहां पर उसके एग्जाम्पल्स हैं। शुरुआत करेंगे हम फेस टू फेस से, जैसे कि जीडी हो गया। जीडी का मतलब क्या हुआ? ग्रुप डिस्कशन हो गया। ओके, फैमिली टॉक्स हो गई, हम फैमिली से बात कर रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग हो गई। देन कम्स फोन। ठीक है, ग्रीटिंग हो गया, टॉक करना और लिसन करना। देन क्लोज करके बाय बोल के बंद कर देना। ग्रुप एड्रेसिंग में क्या हो गया? क्लासरूम में आपको टीचर इतने सारे बच्चों को जो पढ़ा रहा है, क्लासरूम टीचिंग हो गया, मीटिंग्स हो गई और स्पीचेस हो गई, जहां पर पब्लिक बहुत सारी रहती है और बोलने वाला एक ही रहता है, वो क्या हो गया? ग्रुप एड्रेसिंग हो गया। और मीडियम मतलब, ठीक है चलिए यहां से हम आगे बढ़ेंगे। अब पेपर। पेपर यानी कि क्या हो गया? लेटर्स हो गए, नोट्स हो गए। एसएमएस मतलब मोबाइल में टेक्सटिंग हो गया, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप हो सकता है। ईमेल में क्या हो गया? आप डॉक्स को शेयर करते हो, फोटोज को शेयर करते हो, न्यूज को शेयर करते हो, एटसेट्रा, और जो भी चीजें हैं। और प्रिंट मीडिया में क्या हो गया? बुक्स और न्यूज़पेपर्स हो गए। ओके, चलिए अब वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। ये कहता है कि क्विक होता है और इजी रिस्पांस मिलता है आपको, इंटरैक्टिव और फ्लेक्सिबल होता है, आइडियल फॉर आइडिया एक्सचेंज होता है। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या हो जाते हैं? वर्ड बेस्ड रहता है, तो कभी कभी हो सकता है कि आप रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल कर लो, जिस वजह से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है किसी और की बातों को समझने में, एंड मिस इंटरप्रिटेशन काफी हद तक पॉसिबल रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हमको 3 तरीके समझने हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है बॉडी लैंग्वेज। क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? पोस्चर आएगा, जेस्चर आएगा और आपका आई कांटेक्ट जो रहता है वो आता है। फिर आता है फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेस पे जो एक्सप्रेशंस रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं। स्माइल हो गए, फ्राउन हो गया। ओके, देन रेज्ड आईब्रोज हो गए। ठीक है, तो आप समझ जाते हो कि सामने वाला क्या दर्शाना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। ओके, एंड टोन एंड पिच। ठीक है, जिस
जिस पिच में आप बात कर रहे हो, जैसे टोन में आप बात कर रहे हो, वो भी बहुत इनफ रहता है समझने के लिए कि सामने वाला खुश है या फिर गुस्सा कर रहा है या फिर दुखी है। सो वॉइस मॉड्यूलेशन स्पीक्स वॉल्यूम्स, ठीक है ना। अगर मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगी तो आप समझ जाओगे शायद सामने वाला थका हुआ है, उसमें एनर्जी नहीं है। अगर मैं बहुत तेज बोलूंगी कि बच्चों आज ये पढ़ना है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैम आज खुश है, एनर्जेटिक है, इसलिए हमको इस तरीके से पढ़ा रही। यानी कि आपका वॉइस, आपका टोन, आपका पिच, आपका मॉड्यूलेशन बहुत कुछ दर्शाता है। ओके, चलिए 93% ऑफ कम्युनिकेशन इम्पैक्ट इज नॉन वर्बल इन सम कॉन्टेक्स्ट। एक बात जो आपको याद रखनी है कि हमको ये लगता है कि हमारा बोलना ही सब कुछ तय करता है, ऐसा नहीं होता है। 93% इन मोस्ट ऑफ द केसेस 93% जो कम्युनिकेशन रहता है वो आपका नॉन वर्बल ही रहता है। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देखे जाते हैं, आपका बॉडी पॉस्चर देखा जाता है, हाउ यू बिहेव व्हाइल यू स्पीक। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। विजुअल कम्युनिकेशन कैसे होता है? इमेजेस से, सिंबल से, चार्ट से, वीडियो से, साइन से। यह आपकी क्लैरिटी और मेमोरी रिटेंशन को एनहांस करता है। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? आप ट्रैफिक सिग्नल्स देखते हो, इन्फोग्राफिक्स और मैप्स देखते हो। अगर आप मान लो इंडिया का मैप देख रहे हो तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर ऊपर है या फिर केरल साउथ में, क्योंकि वो आपके दिमाग में बैठ चुका है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब भी पढ़ाई करनी है तो कोशिश करनी कि रटने से ज्यादा समझने पर ध्यान देना है। कैसे समझना है? या तो आप माइंड मैपिंग करके समझ सकते हो या फिर इन्फोग्राफिक से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पब्लिक स्पीकिंग में 3 P आते हैं। कितने P आते हैं? 3 P आते हैं, स्टेप और की एक्शंस। ठीक है, कौन कौन सी स्टेप हो गई? 3 P हमेशा याद रखना। पहली स्टेप कहती है प्रिपेयर होना है, दूसरी स्टेप कहती है प्रैक्टिस करना है और तीसरी स्टेप कहती है कि आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, चलिए अब की एक्शंस क्या क्या है ये देख लेते हैं। प्रिपेयर करने का ये कहता है कि आपको टॉपिक चूज करना है। ओके, फिर अपनी ऑडियंस को समझना है, फिर कंटेंट को प्लान करना है। प्रैक्टिस कहती है कि आप मिरर में टॉक करोगे, मिरर को देख के बातें करोगे, फैमिली का फीडबैक लोगे और क्लियर और स्टेडी वॉइस रखोगे। और परफॉर्म क्या कहता है कि आपने प्रिपेयर कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अब स्टेज पे आओगे, अपनी गहरी सांसें लोगे, रिकॉल करोगे अपने प्रेप को, आपने कैसे प्रेप किया था और स्पीक कॉन्फिडेंटली। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन कहता है कि आपको वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ओके, सो वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स, दोनों रहते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मुंह से बोला गया, स्पोकन भी होगा, रिटन भी होगा। इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली एंड रिसीव क्विक फीडबैक। ओके, अब वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप क्या क्या हो गए? स्पोकन या ओरल हो गया या फिर रिटन हो गया। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? फेस टू फेस टॉक फॉर स्पोकन एंड ओरल, ग्रुप डिस्कशन, स्पीचेस, फोन कॉल्स, क्लासरूम टीचिंग। वहीं पर रिटन का एग्जाम्पल क्या हो गया? लेटर्स, नोट्स, SMS, ईमेल्स, बुक्स एंड न्यूज पेपर्स। ओके, चलिए अब एडवांटेजेस देख लेते हैं। फास्ट रहता है, डायरेक्ट रहता है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड करने के लिए रहता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? हमने अभी भी देखा था, कैन लीड टू कंफ्यूजन इफ रॉन्ग वर्ड्स आर यूज्ड। ठीक है, ये हम क्विकली रिवाइज एक बार और कर रहे हैं। फिर हमने क्या देखा था? पब्लिक स्पीकिंग टिप के क्या हमने देखे थे? 3 P देखे थे, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। प्रिपेयर क्या कहता है? थिंक एंड राइट व्हाट टू से। प्रैक्टिस क्या कहता है? स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और फ्रेंड्स। परफॉर्म क्या कहता है? टेक अ ब्रेथ एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये कहता है कि आपको वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। मैम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम बात कैसे करेंगे? वही हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं, समझने वाले हैं कैसे करेंगे। ओके, ये इन्वॉल्व करता है आपके बॉडी लैंग्वेज को, जेस्चर को, एक्सप्रेशन को, टोन को और स्पेस को। और एक बात जो आपको याद रखनी है, ओवर 90% ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ये बताया था। ठीक है, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, शुरुआत होती है फेशियल एक्सप्रेशन से। हैप्पीनेस हो गया, एंगर हो गया, ठीक है, और सैडनेस हो गई। ठीक है, टिप्स क्या है? आपको आपके वर्ड्स के साथ अपने एक्सप्रेशन को मैच करना है। ठीक है, फिर आता है पॉस्चर। पॉस्चर मतलब कॉन्फिडेंस होने चाहिए, ओपननेस होना चाहिए। और टिप्स क्या हो गई? सिट और स्टैंड स्ट्रेट, रिलैक्स्ड शोल्डर्स। फाइन, चलिए
अब टाइप है टच, टच मतलब कॉन्फिडेंस और सपोर्ट, ठीक है। फर्म हैंडशेक, आपका हैंडशेक हमेशा फर्म होना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट टच होना चाहिए। स्पेस की बात करें, सामने वाले को रिस्पेक्ट और कंफर्ट महसूस होना चाहिए। कीप सुटेबल डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि आप अपने डिस्टेंस को मतलब मेंटेन ना करें, एकदम बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है, ओके। फिर आता है आई कॉन्टैक्ट, इंटरेस्ट और अटेंशन दर्शाता है ये। लुक कामली एट स्पीकर, बहुत काम होकर देखते हैं, ऐसे घूर के नहीं देखना है। और ब्रेक गेज ऑफन, बार ऐसे कंटिन्यूअस नहीं घूरना है, थोड़ा थोड़ा अपने गेज को ब्रेक करना है, ठीक है। चलिए पैरा लैंग्वेज क्या हो गया? पैरा लैंग्वेज में आपकी टोन आती है, आपके बात करने की स्पीड आती है, आप कितनी तेज बोल रहे हो, कितना धीमे बोल रहे हो, और वॉल्यूम आता है। आपको क्लियर और अप्रोप्रिएट वॉइस का इस्तेमाल करना है, ओके। चलिए विजुअल कम्युनिकेशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इमेजेस और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है? फॉर क्लियर एंड यूनिवर्सल मैसेज, यहाँ पर किसी भी वर्ड की जरूरत नहीं होती, यूनिवर्सल होता है। अगर ट्रैफिक सिग्नल है तो वो पूरी दुनिया के लिए यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं कि इंडिया वालों को अलग समझाया जाएगा या फिर आप कहीं और जाओगे तो आपको अलग समझाया जाएगा, ठीक है। रेड सिग्नल मतलब रुकना ही होता है, ओके। चलिए एग्जाम्पल क्या हो गया? ट्रैफिक लाइट्स हो गए, रेड मतलब स्टॉप होता है, ग्रीन मतलब गो होता है। टॉयलेट साइंस हर जगह सेम रहते हैं, मेल और फीमेल के लिए। नो स्मोकिंग साइंस भी यूनिवर्सल रहते हैं। फ्लेमेबल और स्लिपरी साइंस भी यूनिवर्सल रहते हैं। पॉज और प्ले सिंबल्स ऑन फोन्स भी क्या होते हैं? हर जगह यूनिवर्सल रहते हैं। किसी को बताना नहीं पड़ता है आके कि भाई यहाँ पर रुकना है वरना फिसल जाओगे, या फिर भाई यहाँ पर स्मोक नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ओके समझ लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन इज हाउ वी से अ वर्ड, कैसे हम कोई वर्ड को बोलते हैं, और स्पीक अ लैंग्वेज, कैसे हम किसी भाषा को बोलते हैं, ठीक है। इफ नॉट प्रोनाउंस्ड करेक्टली, अगर उसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं किया, करेक्टली प्रोनाउंस नहीं किया, अदर्स मे नॉट अंडरस्टैंड अस, ओके। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? क्लियर एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन जरूरी होता क्यों है? एक बार देख लेते हैं। ये हेल्प करता है क्लियर एक्सप्रेशन में, ठीक है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है और इंश्योर करता है लिसनर्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम एक बार, ओके। फोनेटिक्स समझ लेते हैं, ये क्या होते हैं? स्टडी ऑफ साउंड्स यूज्ड इन स्पीच, ठीक है। वर्ड्स किसके बने होते हैं? साउंड्स के बने होते हैं, सिर्फ लेटर्स के नहीं बने होते। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? DOG डॉग को मैं क्या बोलूंगी? डॉग, ओके। CAT को मैं क्या बोलूंगी? कैट, ओके। नाउ आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश साउंड्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। इंग्लिश में होते तो 26 लेटर हैं, 26 लेटर्स हैं, लेकिन मोर देन 44 साउंड्स होते हैं, ओके। लेटर्स कैन बी प्रोनाउंस डिफरेंटली, हम उनको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। डिफरेंट वर्ड, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए की बात करती हूँ तो ए को हम बहुत तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे CAT लिखा है तो यहाँ पर ए साउंड करेगा ए की तरह, यानी कि कैट। अगर मैंने CAR लिखा है तो वहीं पर ए कैसे प्रोनाउंस होगा? आ के रूप में, यानी कि क्या हो गया? कार। अगर मैंने वहीं पर CALL लिखा है तो वहां पर ए क्या बन गया? ऑ, यानी कि कॉल, ओके। यानी कि एक कितने सारे प्रोनाउंसिएशन निकल कर आ गए, कितने सारे साउंड्स निकल कर आ गए, ओके। कैट, कार एंड कॉल, ओके। चलिए अब टाइप्स ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने सारे टाइप्स होते हैं साउंड्स के, एक बार देख लेते हैं। पहला है वॉवल। 12 वॉवल साउंड होते हैं, मेड फ्रॉम 5 लेटर से बनते हैं, AEIOU, ठीक है। जैसे कि यहां पर है बिट, ओके, ये हो जाएगा बिट, ओके। देन है डिप्थोंग्स, कॉम्बिनेशन होते हैं 2 वाउल्स का, ठीक है, इन 1 साउंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर O और U है, ठीक है ना, तो O U से क्या बन गया? वो हाउस बन गया, ठीक है। आ भी आ गया और ऊ भी आ गया, ओके। फिर आते हैं कॉन्सोनेंट। ऑल अदर स्पीच साउंड्स एक्सेप्ट वॉवल्स, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे कि POT में ये क्या हो गया? पॉट, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब यहां पर सामने है वॉवल साउंड, ठीक है, चलो समझते हैं। एक होता है लॉन्ग ई, यानी कि मुझे ई का इस्तेमाल करना है। किसका? ई का इस्तेमाल करना है। स्लीप, कीप, फील, ठीक है। एक होता है शॉर्ट, यानी कि ई, क्या? ई, ओके। वी हैव स्लिप, डिप, फिल, ओके। देन वी हैव शॉर्ट में क्या? ऊ, क्या? ऊ, ओके। सो बुक, पुट, फुट, ओके। देन वी हैव लॉन्ग में ऊ, क्या? ऊ, सो क्या हो गया? बूट, ग्रुप एंड टू,
ठीक है, यानी कि कुछ में हमें थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है, कुछ शॉर्ट में खत्म हो जाते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं डिप्थोंग्स। ये भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, हम देख लेते हैं एक बार। ई ए को आप क्या प्रोनाउंस करोगे? नियर, डियर, ओके, एंड हियर। ए का क्या हो गया? लेट, केक, गेम। यहां पर ए साथ में नहीं है बट है, ठीक है ना, एक ही वर्ड में है। ओ ए में क्या हो गया? बोट, ओके, लोन, मोस्ट। ओ यू का क्या हो गया? माउथ, काउ, क्लाउड, या फिर हाउस तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में क्या हो गया? साउंड है पी, पी के लिए क्या हो गया? पेन, रिपोर्ट, स्टॉप। ठीक है, टी के लिए क्या हो गया? ट्रेन, स्टोरी, पुट। देन के लिए क्या हो गया? बुक, कोल्ड, स्कूल। एंड आई के लिए क्या हो गया? आई के लिए नहीं, दिस इज फॉर एल, ओके, दिस इज फॉर एल, सो वी हैव लुक, प्लेस एंड music. I don't know why music is here, but look and place will be for L. Okay, चलिए आगे बढ़ेंगे। टिप्स टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन को मैम इम्प्रूव कैसे करना, उसके कुछ टिप बता दीजिए। ठीक है, एक बार टिप भी देख लेते हैं। लिसन केयरफुली टू इंग्लिश स्पीकर्स। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है किस तरीके से वो अपने शब्दों को प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट करना और प्रैक्टिस करना है, बहुत जोर जोर से बोलने की कोशिश करना है। यूज हिंदी साउंड कंपैरिजंस टू इम्प्रूव क्लैरिटी। आपको हिंदी के साउंड से कंपेयर करना है, अपने वर्ड्स को ब्रेक करना है इनटू सिलेबल्स या फिर साउंड्स में, और या फिर एप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हो, वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हो टू हियर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन स्टाइल्स का हम ओवरव्यू देख लेते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल आखिर होता क्या है? कम्युनिकेशन स्टाइल रिफर करता है कैसे हम अपने आप को वर्बली या नॉन वर्बली एक्सप्रेस कर सकते हैं सामने वाले के सामने। चूजिंग द करेक्ट स्टाइल मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। ओके, 4 कॉमन कम्युनिकेशन स्टाइल होती है। कितनी होती है? 4 कॉमन कम्युनिकेशन स्टाइल्स होती हैं। हम शुरुआत करेंगे एग्रेसिव से। एग्रेसिव क्या होता है? डोमिनेट करना, डिसरिस्पेक्टफुल होना। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव की साइड जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? जोर जोर से किसी पे चिल्लाना, इग्नोर करना, या फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? एंगर, ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बहुत नेगेटिव है। ओके, अगर मैं पैसिव की बात करूं तो पैसिव में क्या हो रहा है? आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। लैक्स होता है सेल्फ एक्सप्रेशन का। ठीक है, जैसे कि साइलेंट रहना, कोई बात कर रहा है आप सुन रहे हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, ओके। अपोलोजाइजिंग अननेसेसरीली, बीच में जबरदस्ती अपोलोजाइज करना, कम्युनिकेशन को ब्रेक करना। ठीक है, इससे क्या होता है? फीलिंग्स हर्ट होती है और कॉन्फिडेंस लो होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पैसिव एग्रेसिव, यानी कि अब दोनों नेगेटिव मिलके कितना बड़ा नेगेटिव बनाएंगे। ओके, यानी कि इनडायरेक्ट या फिर हिडन एंगर होता है, मतलब गुस्सा छुपा रहता है अंदर। एग्जाम्पल्स, झूठ बोलना या फिर गॉसिपिंग करना। रिजल्ट क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, कोई आउटकम आपकी पसंद का तो निकल कर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिर आता है असर्टिव। ये बेस्ट होता है मैम। असर्टिव क्या होता है? असर्टिव का मतलब होता है कम्युनिकेशन के टाइम पे आप बैलेंस्ड कम्युनिकेशन रखोगे। आपका कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल्स क्या हो गए? अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करना है और क्या करना है? बहुत अच्छे से सुनना भी है, यानी कि समझाना भी है और सुनना भी है, रेसिप्रोकेट होना चाहिए वहां से। ओके, रिजल्ट्स क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा और म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी। ओके, यानी कि असर्टिव बहुत बेस्ट वे है। ठीक है, असर्टिव कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव। ओके, चलिए असर्टिव कम्युनिकेशन के की फीचर्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। एक्सप्रेस करना थॉट्स को विदाउट किसी को हर्ट किए बिना, रिस्पेक्टिंग सेल्फ एंड अदर्स, लिसनिंग एक्टिवली, फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन योर नीड्स एंड अदर्स ऑल्सो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अपना ही सुनाए जा रहे हैं, सामने वाले को भी समझने की कोशिश करना है, अदरवाइज मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अब असर्टिव होने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं समझ लेते हैं। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करता है, प्रिवेंट्स रिग्रेटफुल एक्शंस, प्रमोट करता है ऑनेस्ट ओपन कॉन्वर्सेशंस को, सबकी हेल्प करता है एक्सप्रेस एंड मीट देयर नीड्स। ओके, चलिए 7 एक्शंस फॉर असर्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, असर्टिव कम्युनिकेशन में हमको 7 एक्शंस पे अच्छे से ध्यान देना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। ओके, कैसे?
sit or stand straight, okay, maintain eye contact and avoid nervous habits, okay, then comes speak clearly, बहुत clearly बात करनी है, calm tone होनी चाहिए, चिल्लाना नहीं है, say excuse me if needed, okay, properly dress करना है, dress smartly for respect and better response and honest रहना है, say what you truly think or need, okay, चलिए, डोंट बी एग्रेसिव, एग्रेसिव नहीं होना है, स्टे काम इवन इफ अदर्स आर रूड, और स्पीक अप बोलना है, शेयर आइडियाज विदाउट एनी फियर, एंड लास्ट इज लर्न टू से नो, बोलना सीखना है, ओके, रिफ्यूज पोलाइटली जब जरूरत हो, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर वैल्यूज, अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना है, ओके, चलिए, Why saying no is difficult? मैम आपने मुझे अभी ये बोला कि नो बोलने से कभी झिझकना नहीं चाहिए, पर इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, एक बार समझ लेते हैं। फियर ऑफ अपसेटिंग और एंगरिंग अदर्स, हमें बहुत अंदर से डर लगता है कि सामने वाला दुखी ना हो जाए या फिर गुस्सा ना हो जाए, ओके, अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट्स और सीमिंग अनहेल्पफुल, और फियर ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड, कभी कभी क्या होता है पूरा एक ग्रुप रहता है जहां पर हम अकेले सोचते हैं कि यार मुझे ये गलत काम नहीं करना है या फिर मेरे लिए वो चीज़ सही नहीं है, तो हम डरते हैं कि अगर मैंने मना कर दिया तो वो लोग मुझे अपने ग्रुप से निकाल देंगे, तो ये समझना बहुत जरूरी है, अगर वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो वैसे ही वो लोग आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, चलिए, Why it's important to say no? No बोलना जरूरी क्यों है? When it goes against your values, अगर आपके वैल्यूज के खिलाफ कोई चीज आ रही है आपको नो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर किसी रूल के खिलाफ कोई चीज हो रही है तो भी आपको नो बोलना है। When you genuinely can't और don't want to do it, और अगर आपका सच में बिल्कुल मन नहीं है कोई काम करने का तो आप बिल्कुल नो बोलोगे, ठीक है ना, वेट नहीं करना है कि सामने वाला एकदम खुद सामने से आके बोल दे, नहीं, आपको बिना फियर के अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, नो बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, चलिए, AEIOU मॉडल ऑफ सेइंग नो पोलाइटली, ठीक है ना, इसको याद करना बहुत आसान है। मैम कैसे आसान है, क्योंकि ये वॉवल वाला मोड है, AEIOU एक मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि आप ये बता पाओ कि नो क्यों बोलना है, ठीक है, समझते एक बार, आपके पास 5 लेटर है AEIOU, ठीक है, एक्शन क्या क्या हो गए यहाँ पर, A stands for ask questions, E stands for engage politely, I stands for include reason, O stands for offer options and U stands for thank them, okay, चलो समझेंगे। सिचुएशन 1 यहाँ पर दी है, ठीक है, यहाँ पर आपको स्कूल जल्दी लीव करना है और यहाँ पर क्या किसी और का असाइनमेंट करना है, ठीक है, चलिए, सबसे पहले आप मना कैसे कर सकते हो, पहला स्टेप एकदम से अगर आप मना नहीं कर सकते हो तो पहला स्टेप हम उठाएंगे, सवाल पूछेंगे। कैसे सवाल पूछेंगे एक बार देख लेते हैं। अगर कोई आपसे बोलता है कि यार स्कूल जल्दी, आपका फ्रेंड बोलता है कि भाई यार स्कूल से जल्दी चलते हैं, और दूसरा बोलता है कि भाई यार तू मेरा असाइनमेंट कर दे, अब दोनों को हम कैसे डील करेंगे समझते हैं। ए कहता है आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, मैंने उससे बोला व्हाई डू वी नीड टू लीव अर्ली, भाई ठीक है तुम अगर चाह रहे हो स्कूल से जल्दी चलते, बट व्हाई इज इट नीडेड, व्हाई डू वी नीड टू लीव अर्ली। दूसरा कह रहा है कि भाई मेरा असाइनमेंट कर दे, तो आप बोलोगे व्हाई आरंट यू डूइंग इट योरसेल्फ, तुम खुद से क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है, यहां पर हमने पहला स्टेप किया। आप पोलाइटली इंगेज करेंगे, ठीक है, कैसे, मैं उसको बोलूंगी आई वुड लाइक टू गो, स्कूल से जल्दी तो जाना चाहूंगी बट, ठीक है, यानी कि मैंने मेरी कंडीशन भी रख दी आगे कि मुझे क्यों नहीं जाना है। यहां पर भी आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प, तुम्हारा असाइनमेंट कर तो दूंगी बट, आगे फिर मैंने अपनी कंडीशन रख दी। अब मैं अपने रीजंस दूंगी, ठीक है, आई फॉर रीजन देना, I would like to go but I feel it's not the right thing to do, और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, I would be glad to help but I won't have time to do both assignment, मुझे अपना भी करना तुम्हारा भी कैसे कर दूंगी मैं, ऐसा, ठीक है। ऑफर क्या हो गया, ऑप्शंस को ऑफर करना, यानी कि कैन वी गो आफ्टर स्कूल इंस्टेड, ठीक है ना। अब आपने अपने रीजन देने के बाद क्या बोला कि आप अपने ऑप्शंस भी ऑफर करोगे, ठीक है, तुम जो कर रहे हो वो अपनी जगह ठीक है, बट अब मेरी बात भी सुन लो, मेरी भी ऑप्शंस को एक बार सुन लो। सो कैन वी गो आफ्टर स्कूल इंस्टेड, यहाँ पर क्या लिख दोगे, लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर इंस्टेड, ठीक है ना, हम दोनों साथ में अपने असाइनमेंट में काम कर लेते हैं, किसी को भी डाउट होगा एक दूसरे से पूछ लेंगे, ओके। एंड लास्ट इज थैंक देम, उनको थैंक्स बोलना कि थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, तुमने मेरी बातों को समझा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, थैंक्स फॉर अग्रीइंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने पोलाइटली अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर लिया और नो भी नहीं बोला, यानी कि अपनी बात भी मन वाली, ओके। चलिए
पोलाइट रिफ्यूजल के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? आई एम सॉरी, आई हैव अदर प्लान्स, थैंक्स फॉर आस्किंग बट आई कैन नॉट मेक इट, और क्या हो गया? आई वुड लव टू बट आई हैव अ मीटिंग। ओके, चलिए, यूजिंग कंजक्शंस इन रिफ्यूजल। ठीक है, अब हमको रिफ्यूजल के टाइम पे कंजक्शंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझते हैं। कंजक्शन बहुत तरीके के होते हैं, एंड, बट, और, सो, एज, बिकॉज। ठीक है ना। अब एंड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर इक्वल आइडियाज को ज्वाइन किया जाता है। बट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आ जाते हैं। और का कहाँ पर होता है? जहाँ पर आपको चॉइसेस ऑफर में दी जाती हैं। सो, एज, बिकॉज का क्या मतलब होता है? जहाँ आपको रीजन को शो किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंड में क्या हो गया? माई ब्रदर एंड आई वोंट बी एबल टू कम। ओके, बट क्या हो गया? आई वुड लव टू कम बट आई हैव अदर प्लान्स। और का क्या हो गया? यू कैन गो विथ दिया और अली, दिया के साथ चले जाओ या फिर अली के साथ चले जाओ। सो एज बिकॉज का मतलब क्या हो गया? रीजन दिखाना। तो क्या हो गया? आई हैव अ मीटिंग सो आई कांट कम। ओके, चलिए, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का एक ग्रुप होता है दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ओके, चलिए, एग्जाम्पल क्या हो गया? राजू स्कूल जाता है, राजू गोज टू स्कूल। ओके, अ फ्रेज डजंट मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन। ठीक है, एक फ्रेज रहता है वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है अपने आप में। फॉर एग्जाम्पल, राजू गोज। ठीक है ना। राजू गोज टू स्कूल ये फुल सेंटेंस है, पर राजू गोज ये फुल सेंटेंस नहीं है, सिर्फ एक फ्रेज हो गया। ओके, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अब सेंटेंस को लिखने के लिए बेसिक रूल्स की जरूरत पड़ती है। ओके, पहला है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत करनी है। ठीक है, दूसरा है पंक्चुएशन मार्क से एंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। ओके, आगे बढ़ेंगे। यूजिंग कैपिटल लेटर्स, आपको क्या याद रखना है? मिंट्स का इस्तेमाल करना है। मिंट्स एक पर्टिकुलर आपका कह सकते हैं ट्रिक होती है जहां पर आप कैपिटल लेटर्स का कहां पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। पहले आप शुरुआत करोगे मंथ्स में। एम स्टैंड्स फॉर मंथ्स, यानी कि मंथ्स को हमेशा कैपिटलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू कॉलेज इन जून। जून में जे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। आई स्टैंड्स फॉर, कैपिटलाइज द वर्ड आई। जहां पर भी आई, मैं वाला आई आएगा, वहां पर क्या हो जाएगा? वो कैपिटल में रहेगा। आई प्ले टेनिस एवरी डे। फिर आता है एन, यानी कि जितने भी नाम्स रहेंगे, चाहे वो इंसान का नाम हो, चाहे प्लेस का नाम हो, चाहे थिंग का नाम हो, चाहे डेज का नाम हो, आपको सबको कैपिटलाइज करना है। विद्या विल गो टू राजस्थान। वी भी बड़ा हुआ और आर भी बड़ा हुआ। ठीक है, टी, टी स्टैंड्स फॉर कैपिटलाइज टाइटल्स। ओके, यहाँ पर डॉक्टर शाह, यानी कि शाह तो है ही, यहाँ डॉक्टर में भी क्या हो गया? बड़ा डी हो गया, कैपिटल डी हो गया। मिस्टर पटेल में एम क्या हो गया? कैपिटल हो गया। देन वी हैव एस, कैपिटलाइज स्टार्ट ऑफ सेंटेंसेस। हमको सेंटेंसेस के स्टार्ट को कैपिटलाइज करना है। दिस इज माई हाउस, यानी कि यहाँ पे टी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, तो क्या हो गया? टी बड़ा हो गया। ओके, तो आपको क्या याद रखना है? MINTS। फाइन, चलिए आगे बढ़ेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स और उनका यूज कैसे किया जाता है, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या हो गया? ये जो मैंने यहां पर लगाया, इट एंड्स अ सेंटेंस और शोज एब्रीविएशन। का एब्रीविएशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर संजय, डॉक्टर के आगे मैंने क्या लगाया? फुल स्टॉप लगाया। क्यों? क्योंकि एब्रीविएशन है और यहां पर खत्म हो गया तो क्या लग गया? फुल स्टॉप लग गया। फिर आता है कॉमा। कॉमा क्या करता है? पॉज करता है या फिर सेपरेट करता है आइटम्स को। एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स हो गए। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन को एंड करता है। व्हाट इज योर नेम? एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर आता है एक्सक्लेमेशन। यहाँ पर क्या होता है? ये शो करता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। फिर आता है एपोस्ट्रॉफी, शो करता है पोजेशन और कॉन्ट्रैक्शंस को। दिव्याज बुक और लेट्स गो। ठीक है, चलिए अब स्पीच के मेन पार्ट्स क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये आपको याद रखनी है 5 चीजें: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। ठीक है,
फंक्शन क्या हो गए, नाउन क्या करता है, नेम देता है पर्सन को, प्लेस को, थिंग और आइडिया को, एग्जाम्पल रीमा, लेटर, इंडिया, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, आपके नाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि आई, ही, दे, शी, ठीक है। एडजेक्टिव क्या हो गया, आपके नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि स्मॉल, ब्लू, लॉन्ग, किसी की विशेषता बताता है, ओके। वर्ब क्या होता है, आपके एक्शन को शो करता है, रन, राइट, ईट। एंड एडवर्ब क्या होता है, आपके वर्ब या फिर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, क्विकली, रन क्विकली, ऑलवेज और इनसाइड, ठीक है। ये 5 चीजें आपको याद होनी चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, ठीक है। चलिए सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। रीमा क्विकली रोट अ लॉन्ग लेटर, क्या बोला यहाँ पर, रीमा क्विकली रोट अ लॉन्ग लेटर, तो यहाँ पर रीमा और लेटर क्या हो गए, नाउन हो गए, ठीक है। लॉन्ग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, रोट क्या हो गया, एक्शन हो रहा है तो वर्ब हो गया, और क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ओके। चलिए सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब स्पीच के कुछ सपोर्टिंग पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। टाइप क्या क्या हो गए, आर्टिकल्स, कंजक्शंस, प्रपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस। अब उनके फंक्शन देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। आर्टिकल क्या होते हैं, नाउन्स को डिफाइन करते हैं, 3 तरीके के होते हैं, ए एंड द, ओके। चलिए एन एप्पल, अ डॉग, द सन, ओके। देन कम्स कंजक्शंस, ये ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को, एंड और बट, ओके। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो गया, शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट, ओके। फिर आते हैं प्रपोजिशन, ये रिलेशन बनाते हैं वर्ड्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, अंडर, ओके। यहाँ पर क्या हो गया, द कैट इज ऑन द रूफ, और लास्ट है इंटरजेक्शन, शो करता है इमोशंस, वाओ, ओ हेल्प, ओ नो आई फॉरगॉट माई फोन। तो यहाँ पर हमने 4 चीजें देख ली हैं, आर्टिकल्स, कंजक्शंस, प्रपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस, ठीक है। नोट डाउन करिए, ओके, नोट डाउन किया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। क्विक एग्जाम्पल है, पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा है, वाओ, रीमा वेंट टू द स्टूडियो एंड मेट अ फेमस एक्टर। आपको इस सेंटेंस पर गौर करना है, क्या कह रहा है वो, वाओ, रीमा वेंट टू द स्टूडियो एंड मेट फेमस एक्टर। यहाँ पर वाओ क्या दर्शा रहा है, ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। रीमा स्टूडियो एक्टर यहाँ पर क्या हो गया, नाउन्स हो गए, फेमस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वेंट और मेट क्या हो गया, वर्ब्स हो गया, एंड टू द क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, प्रपोजिशन हो गया और आर्टिकल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को हम देखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, कौन और क्या एक्शन कर रहा है, हु और व्हाट डज द एक्शन। वर्ब क्या हो गया, जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करता है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोल रही हूं कि दिव्या किताब पढ़ती है, दिव्या रीड्स अ बुक, तो दिव्या क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। क्यों सब्जेक्ट हो गई, क्योंकि वहां पर हु और व्हाट डज द एक्शन, क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। रीड्स का मतलब एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, वो क्या हो रहा है, रीड हो रहा है, तो रीड क्या हो गया, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, यानी कि बुक हो गई। सो दिव्या रीड्स अ बुक में सब्जेक्ट दिव्या हो गया, वर्ब रीड्स हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक किताब हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, आंसर्स में व्हाट, ठीक है, आफ्टर द वर्ब, ठीक है। अगर वर्ब के बाद व्हाट को वो आंसर कर रहा है तो क्या हो गया, वो डायरेक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल दिव्या रीड्स अ बुक, यानी कि दिव्या क्या पढ़ रही है, तो वो बुक पढ़ रही है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, वो आंसर करता है टू हुम, यानी कि और या फिर फॉर व्हाट। अगर व्हाट आ गया इसका मतलब तो ये है कि जिसपे वो काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या हो गया, जो आपको जवाब देगा टू हुम और फॉर व्हाट का। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल गेव अ गिफ्ट, अब्दुल ने गिफ्ट दिया टू हिज मदर, किसको, अपनी मम्मी को दिया। तो यहां पर क्या दिया का आंसर क्या हो जाएगा, गिफ्ट दिया। तो क्या आ गया, व्हाट आया। व्हाट का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट हो गया, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, गिफ्ट हो गया। फिर आप पूछोगे किसको दिया, तो क्या बोलोगे, उसकी मां को दिया। यहां पर क्या हो गया, फॉर हुम आ गया, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिज मदर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जहां पर सब्जेक्ट अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि संजय ने ग्लास तोड़ा, संजय ब्रोक द ग्लास।
पैसिव वॉइस में क्या हुआ, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है। कैसे, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय, ग्लास किसके द्वारा तोड़ा गया, ग्लास को संजय द्वारा तोड़ा गया। हमने एक ही बात को दो तरीके से बोला, एक्टिव वे में और पैसिव वे में, ठीक है। सो एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस एक बार कर लेते हैं। शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, पैसिव में अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, लेटर उसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। ही ओपन द डोर, उसने डोर खोला, द डोर वॉज ओपन बाय हिम, डोर को उसके द्वारा खोला गया। डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय पर्पस, ठीक है। अब पर्पस के हिसाब से आपने सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ओके। पहला है डिक्लेरेटिव, ये क्या करता है, डिक्लेयर कर देता है, फैक्ट्स को, इन्फो को स्टेट करता है, फुल स्टॉप से खत्म होता है। फिर आता है इंटरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चंस पूछ रहे हो, इंटरोगेशन आपने सुना होगा, ठीक है ना, इंटरोगेट कर रहे हो, यानी कि क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। फिर क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, यहाँ पर क्या होता है, आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो कर रहे होते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क से इसको हमने एंड कर दिया। फिर होता है इंपेरेटिव, इंपेरेटिव क्या करता है, कमांड या रिक्वेस्ट या एडवाइस देता है, यहां पर एक किससे एंड होता है, फुल स्टॉप से, या फिर हमारा सेम एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल्स क्या हो गए डिक्लेरेटिव का, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है। अगर वहीं पर मुझे सवाल करना है तो इंटेरोगेटिव आ जाएगा, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए, फिर ठीक है। फिर आएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी, यहां पर क्या हो जाएगा, आई केम फर्स्ट इन क्लास, यहां पर मैंने अपने इमोशंस को दिखाया, ठीक है। और फिर आ गया इंपेरेटिव, गो टू कॉलेज टुडे, यानी कि मैंने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, या फिर एडवाइस दे दिया, या फिर रिक्वेस्ट कर दी, ओके। चलिए, पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, पैराग्राफ पहले क्या होता है ये समझ लो। पैराग्राफ एक ग्रुप होता है ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस, ठीक है। स्टिक टू वन आइडिया पर पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में आपका एक आइडिया होना चाहिए। बिगिन अ न्यू पैराग्राफ व्हेन द आइडिया और टॉपिक चेंज, जैसे आपका आइडिया चेंज होता है आपको नए पैराग्राफ से शुरू कर देना चाहिए। ये इसके कुछ रूल होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं पैराग्राफ का। आई गो टू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाचदी, इट इज नॉट अ वेरी बिग स्कूल बट इट हैज मेनी गुड टीचर्स, आई लव माई स्कूल, ठीक है। यानी कि मैंने अपने स्कूल के बारे में इन्फो दे दी एक ही पैराग्राफ में, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम ग्रीटिंग्स पे। ग्रीटिंग्स क्या होती है, ग्रीटिंग्स आर यूज्ड बिफोर स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन, किसी भी कॉन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। दे डिफर बेस्ड ऑन फेमिलियरिटी, फॉर्मेलिटी एंड टाइम ऑफ डे, ठीक है। अब ग्रीटिंग्स के टाइप क्या होते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फॉर्मल ग्रीटिंग से, ओके। यूज्ड विद एल्डर्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, टीचर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, या फिर अननोन लोगों के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, गुड मॉर्निंग सर, ओके। फॉर्मल ग्रीटिंग हो गई, हेलो सर, हाउ आर यू, फॉर्मल ग्रीटिंग हो गई। रिप्लाई क्या मिलेगा, वेरी वेल, थैंक यू, हाउ आर यू, ठीक है। फॉर्मल ग्रीटिंग्स हो गई, ठीक है। चलिए, इनफॉर्मल क्या हो गई, ये हम फ्रेंड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, फैमिली के साथ इस्तेमाल करते हैं, फैमिलियर लोगों के साथ इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, हे, हाय, हेलो, ओके। देन हे, हाउ आर यू डूइंग, और रिप्लाई में क्या मिलेगा, हाय, आई एम डूइंग ग्रेट, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रीटिंग्स बेस्ड ऑन टाइम, अब टाइम के बेस्ड पे जो ग्रीटिंग्स रहती है वो एक बार देख लेते हैं। टाइम ऑफ डे एंड ग्रीटिंग, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग यानी कि 11:59 AM तक का जो टाइम है उसमें आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग, ओके। 12 दिन के 12 से शाम के 5 बजे के बीच में क्या बोलोगे, गुड आफ्टरनून, ओके। शाम के 5 से मिडनाइट तक क्या बोलोगे, गुड इवनिंग। और अगर कॉन्वर्सेशन एंड हो रही है मिडनाइट के टाइम पे तो आप क्या बोलोगे, गुड नाइट, ठीक है ना। कभी भी किसी से शाम को 7 बजे मिल रहे हो तो गुड नाइट से शुरू मत कर देना, गुड इवनिंग बोलना है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, सबसे पहले अपना नाम बताओगे, अपना प्लेस बताओगे, वर्क और स्टडी जो भी है आपका वो बताओगे, आपका इंटरेस्ट है वो बताओगे, ठीक है। स्पीक क्लियरली, स्माइल करना है, आई कांटेक्ट को मेंटेन करना है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि हेलो, माय नेम इज प्रिया, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई स्टडी इन क्लास 9, आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड पेंटिंग, ओके। चलो अब दूसरों को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, उस पर्सन का नाम बताओगे, रिलेशनशिप क्या है उसका आपके साथ आप वो बताओगे, और समथिंग जो भी उसके बारे में आपके पास इन्फो है वो बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फ्रेंड अर्जुन, ही इज अ म्यूजिशियन एंड वी मेट इन कॉलेज, ओके, एंड वी मेट इन कॉलेज, ओके। चलिए
टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, अगर अपने बारे में बात करनी है तो कैसे करोगे? जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो, नए व्यक्ति से मिलते हो, दे मे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, ठीक है, वो आपके बारे में जानना चाहेंगे। ओके, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो बाय शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपकी एज हो गई, आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, आपके लाइक्स क्या हैं और आपके डिसलाइक्स क्या हैं। ठीक है, चलो आप इंक्लूड करने के की कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या आपको इन कंपोनेंट्स इंक्लूड करने समझ लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताओगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय सेइंग योर फुल नेम बताना है। ठीक है, आप क्या करते हो वो बताना है, मेंशन योर प्रोफेशन, या फिर आप जैसे स्कूल में हो आपकी हॉबीज क्या है वो बताना है, आपकी एज बताओगे, शेयर हाउ ओल्ड यू आर, ओके, एंड देन वी हैव होम टाउन, वेयर यू आर फ्रॉम और वेयर यू लिव। ओके, चलिए आपके लाइक्स क्या हैं, आप क्या चीज एंजॉय करते हो, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, आप क्या चीज एंजॉय नहीं करते हो, स्ट्रेंथ क्या है, आपके स्किल्स और क्वालिटीज क्या है, या फिर आपकी वीकनेस क्या है। ऐसे एरियाज बताने हैं जहां पर आपको काम करना पड़ेगा या फिर आप चैलेंजेस को फेस करते हो। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑफ टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, सबसे पहले नेम, I am हरीश सेठी। ओके, what you do, I am a student। ओके, हमने ये भी बता दिया। एज क्या है, I am 15 years old। होम टाउन क्या है, I stay in आगरा। ओके, लाइक्स क्या है, I like playing chess। डिसलाइक्स क्या है, I dislike summers। स्ट्रेंथ क्या है, I can write stories very well। और वीकनेस क्या है, I leave task incomplete। ओके, चलिए अब फॉर्म को कैसे फिल करना है। समटाइम्स यू विल नीड टू राइट अबाउट योर सेल्फ इन अ फॉर्म, कभी हमको बहुत टाइम फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, तो कैसे फिल करना है, एक प्रिंटेड पेज आपको दिया जाता है जिसमें ब्लैंक स्पेसेस होती हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, उसे कैसे भरना है ये हम देख लेते हैं। फॉर्म में कुछ कॉमन फील्ड्स दी रहती हैं, ठीक है ना, जैसे कि नाम, ठीक है, तो आप फर्स्ट नेम लिखोगे, मिडिल नेम लिखोगे अगर कोई है आपका तो, और लास्ट नेम लिखोगे। डेट ऑफ बर्थ को आप कैसे लिखोगे, डे मंथ ईयर वाले फॉर्मेट में लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का जन्म हुआ है 5 दिसंबर 1999 को, तो आप उसको कैसे मेंशन करोगे, MMDDYYYY। ठीक है, एड्रेस इंक्लूड करता है हाउस का नंबर, स्ट्रीट, सिटी और उसका एरिया। पिन कोड क्या होता है, यूनिक कोड होता है फॉर द पोस्टल एरिया। एंड सिग्नेचर क्या होता है, आपका नाम या फिर इनिशियल्स रिटन बाय योर हैंड। ओके, चलिए एग्जाम्पल्स क्या होते हैं फॉर्म फिल करने के, पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहां पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट नेम हरीश लिखा, लास्ट नेम सेठी लिखा, डेट ऑफ बर्थ 5 दिसंबर 1999, एड्रेस लिख दिया सुख निवास नंबर 13 राजा नगर आगरा, एंड पिन कोड क्या लिख दिया 282001। ओके, चलिए अब क्वेश्चंस क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, अ क्वेश्चन इज अ सेंटेंस, एक सेंटेंस होता है, एक फ्रेज होता है या फिर एक वर्ड होता है जो कि इंफॉर्मेशन के लिए पूछता है या फिर टेस्ट करता है किसी और का नॉलेज। ठीक है, ये हमेशा एंड होता है विद अ क्वेश्चन मार्क। वी यूज क्वेश्चंस इन डेली इंटरैक्शंस टू गेदर इंफॉर्मेशन और क्लैरिफाई थिंग्स। ओके, चलिए अब क्वेश्चंस दो तरीके के होते हैं। पहला होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर आपको हमेशा सिंपल यस और नो में मिलेंगे। ओके, एग्जांपल के लिए आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, पॉसिबल आंसर क्या होगा, या तो हाँ या तो ना। ओके, चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दीज क्वेश्चंस ऑफन बिगिन विद ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं जैसे कि बी, डू, हैव, और मॉडल वर्ब जैसे कि कैन, मे, शुड। फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक एप्पल्स, डू से शुरू हुआ यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ, डू यू लाइक एप्पल्स, या तो आप हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। ओके, चलिए फॉर्मिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जैसे कि बी हो गया, डू हो गया, हैव हो गया बिफोर द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, उसने बोला शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, डज शी सिंग वेल, यानी कि आपने हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लगा दिया। ठीक है, यू कैन ऑल्सो चेंज द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हो टू फॉर्म अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल दे वर डांसिंग, वो नाच रहे थे, तो मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, वर दे डांसिंग, वर्ब पहले चला गया, दे बाद में आ गया, तो क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया वर दे डांसिंग। आप बोलोगे यस या फिर नो। ओके, चलिए
कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन के, यहाँ पर स्टेटमेंट है, यहाँ पर उनसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं. दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे. ओके, डू दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे? ओके. यू शेयर योर लंच विथ योर फ्रेंड्स. Could you share your lunch with your friends? I cook dinner. Do I cook dinner? She can cook dinner. Can she cook dinner? They cook dinner. Do they cook dinner? And he is there. Is he there? Okay? यानी कि हमने स्टेटमेंट से ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करके या फिर मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करके क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बना लिया. और क्या होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन? या तो हाँ या तो ना जवाब में आपको मिलता है. ओके, चलिए अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? दीज क्वेश्चन रिक्वायर मोर डिटेल्ड आंसर. यहां पर डिटेल्ड आंसर की जरूरत पड़ती है एंड कैन नॉट बी आंसर्ड विद जस्ट यस और नो. ठीक है, चलिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स. यहाँ पर क्या क्या कैसे शुरुआत होती है? तो व्हाट होगा, व्हाई होगा, हु होगा, हाउ होगा, व्हेन होगा और या फिर वेयर होगा. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए व्हाट डिड यू डू. अगर यहाँ पर व्हाट आ गया इसका मतलब क्या हो गया? ओपन एंडेड क्वेश्चन, डिटेल में मुझे आंसर देना पड़ेगा. आंसर कुड बी आई वेंट टू द पार्क. ओके, एग्जाम्पल के लिए व्हाई डिड यू गो देयर, यहाँ पर व्हाई आ गया है. यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड, यानी कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा था. ठीक है ना. अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स है ओपन एंडेड क्वेश्चन के और इनके आंसर सेंटेंस है. व्हाट डिड यू डू? आई वेंट टू द पार्क. व्हाई डिड यू गो देयर? आई वेंट टू मीट माय फ्रेंड. एंड हाउ डिड यू गो? आई साइकिल्ड. मैंने सारी आंसर्स को डिटेल में बता दिया है आपके सामने. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस को फॉर्म कैसे करते हैं. क्लोज एंडेड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप क्या ऐड करोगे? डू ऐड करोगे, डज ऐड करोगे, डिड ऐड करोगे और अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब ऐड करोगे सब्जेक्ट के पहले. एग्जांपल के लिए वो पियानो प्ले करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डज शी प्ले पियानो. ठीक है, यहां पर अगर मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करूं, आपको क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर एट द बिगिनिंग. एग्जांपल के लिए क्या हो गया? वो पियानो प्ले करती है. व्हाट डज शी प्ले. ओके, चलिए ओके, अब हम टॉकिंग अबाउट फैमिली पर आ जाते हैं. इन दिस सेशन वी विल फोकस ऑन हाउ टू डिस्क्राइब योर फैमिली इन इंग्लिश. यू विल लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस फैमिली मेंबर्स एंड अंडरस्टैंड द टर्म्स यूज्ड टू शो रिलेशनशिप्स. ठीक है, दिस विल हेल्प यू टॉक अबाउट योर फैमिली इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे. तो हम क्या करने वाले हैं? अपनी फैमिली के बारे में कैसे बात करी जाती है उसका एक बार रिविजन करने वाले हैं. ठीक है, शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन क्या कहता है? व्हेन समवन आस्क यू अबाउट योर फैमिली, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? ओके, डू यू नो हाउ टू इंट्रोड्यूस your family members in English? Let's learn some useful words to talk about family relations. ठीक है, एक बार समझ लेते हैं. New words, names for relatives. Okay. In English, family members have specific names depending on their relation to you. ठीक है. Parents कौन होते हैं? Parents अपने माता या पिता को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? Parents कह रहे हैं. Grandparents क्या हो गया? The parents of your mother and father are called grandparents, जिनको हम grandfather या फिर grandmother भी कहते हैं. ठीक है. Aunts क्या हो गई? The sisters of your mother and father are called aunts. और यहाँ पर uncles क्या हो गए? The brothers of your mother and father are called uncles. And then here last we have cousins. The children of your aunts and uncles are called cousins. Okay? एक बात तो आपको याद रखनी, कभी भी हम cousins के साथ brother और sister का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ठीक है, आता है in-laws. in-laws में क्या हो गया? The family members of your husband or wife are known as in-laws. in-laws भी काफी टाइप के होते हैं. सबसे पहले brothers in-law यानी कि brothers of your husband or for a wife और brothers of your wife for a husband. Okay? sisters in-law क्या हो गया? sisters of your husband for a wife और sisters of your wife for a husband. Okay? father-in-law क्या हो गया? your husband's father for a wife or your wife's father for a husband. Okay? and last we have mother-in-law, your husband's mother for a wife or your wife's mother for a husband. Okay? चलिए, New words that show relations. ठीक है. In English, possessive adjectives are used to describe relationships or ownership. ऐसे words जो क्या करते हैं? relationship या फिर ownership को define करते हैं. These adjectives help explain how people are related or to indicate possession. Here are some examples. ठीक है. my मतलब क्या होता है? ये चीज मुझसे belong करती है, मुझसे related है. ठीक है ना. यानी कि my mother is a teacher. वो माँ मेरी है जो कि टीचर है. ओके,
योर क्या हो गया, वो चीज आपसे बिलोंग करती है, आपसे रिलेटेड यानी कि यू से, तो क्या हो गया, वेयर इज योर सिस्टर। ओके चलिए, फिर आता है हिज मतलब बिलोंग्स टू और रिलेटेड टू हिम, हिज कजन प्लेज क्रिकेट, देन वी हैव हर बिलोंग्स टू और रिलेटेड टू हर, शी लव्स हर फादर, देन वी हैव इट्स बिलोंग्स टू और रिलेटेड टू इट, द बेबी इज लुकिंग फॉर इट्स मदर, देन वी हैव आर बिलोंग्स टू और रिलेटेड टू अस, आर ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन शिमला, okay, then we have their belongs to or related to them, parents take care of their children. Okay, now words showing ownership or relations, you can also use possessive forms by adding, हम जब ऐसे एपोस्ट्रॉफी लगा के एस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है, हम वहां भी अपनी ओनरशिप दिखा सकते हैं। और here are some examples, ठीक है ना, अगर मैंने लिखा है फादर्स, ठीक है, FATHER एपोस्ट्रॉफी के साथ मैंने एस लिख दिया, यानी कि क्या मतलब हो गया, वो जो भी चीज़ है वो मेरे पापा की है, पापा को बिलोंग करती है, पापा से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, माई फादर्स सिस्टर लव्स अस, माई फादर्स कार इज रेड इन कलर, ठीक है। मदर्स का मतलब क्या हो गया, बिलोंग्स टू और रिलेटेड टू मदर, माई मदर्स मदर इज माई ग्रैंड मदर, माई मदर्स वर्क नेवर एंड्स, ठीक है। रवि क्या किया, रवि का बिलोंग हो गया, रवि से रिलेशन हो गया, रवि सिस्टर इज माई फ्रेंड, रविज हाउस इज फार अवे, देन वी हैव मिस्टर शर्माज बिलोंग्स टू या तो रिलेटेड टू शर्माज, माई मिस्टर शर्माज अंकल इज वेरी ओल्ड एंड मिस्टर शर्माज ऑफिस इज वेल लिट। ओके चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, टीना अपनी फैमिली के बारे में कैसे बात करती है। Here is an example of how to describe a family using these relation words. My name is Tina. My mother is a teacher. My father works in a hotel. My brother's name is Raj and my sister's name is Anju. I have 3 aunts and 2 uncles. Our grandparents stay in Shimla. I love going to their house, but it is far from our school. उसने सब कुछ explain कर दिया, ठीक है। Now, how would you describe your family? Now that you have learned the terms and structures, how would you describe your family? Write down the sentences introducing your family members using the new words and possessive adjectives you have learned. In short, आपको ये चीज़ अपनी कॉपी में खुद से लिखना है, खुद से मेंशन करना है कि आप अपनी फैमिली को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग हैबिट्स एंड रूटीन्स। इस सेशन में वी विल लर्न अबाउट हैबिट्स एंड रूटीन्स एंड हाउ टू डिस्क्राइब देम। वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट हेल्प अस टॉक अबाउट हाउ ऑफन वी डू समथिंग, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप ये समझो हैबिट क्या होती है, ठीक है। हैबिट क्या है, एक प्रैक्टिस होता है या फिर एक्शन होता है जो कि हम रेगुलरली करते हैं, ऑफन विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रहती ही है। इट कैन बी समथिंग दैट्स हार्ड टू स्टॉप और गिव अप, यानी कि बहुत मुश्किल होता है उसको छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल वेकिंग अप एट द सेम टाइम एवरी डे या फिर ब्रशिंग योर टीथ आर, ये हैबिट्स होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रूटीन क्या होता है, रूटीन एक सेट ऑफ एक्टिविटीज होता है जो हम रेगुलरली करते हैं, ऑफन इन अ फिक्स्ड ऑर्डर एंड एट स्पेसिफिक टाइम्स। ओके, अ रूटीन इज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर सच एज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। स्कूल जाना आपका रूटीन है पर आपकी हैबिट नहीं है, याद रखना। ओके, और ईटिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। चलिए अब प्रिया का डेली रूटीन हम देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के तौर पे। लेट्स लुक एट प्रियाज रूटीन टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिस्क्राइब डेली एक्टिविटीज। प्रिया का रूटीन क्या है, हर दिन वो 7 बजे उठती है। आई टेक अ बाथ एट 7:30 AM, ठीक है, 7:30 बजे वो स्नान करती है। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM, आई गो टू स्कूल एट 8:30 AM, आई कम बैक होम एट 2 PM, देन आई आयरन एंड फोल्ड माई क्लोथ्स, आई हैव डिनर विथ माई फैमिली एट 7 PM, देन आई हेल्प वॉश द यूटेंसिल्स, आई वॉच TV एट 8 PM, आई गो टू स्लीप एट 9 PM, ठीक है। This routine is repeated every day in the same order, and some activities are habits like taking bath and watching TV, while others are chores like washing utensils, ठीक है। चलिए प्रिया की हैबिट्स हम देखें। हियर इज हाउ प्रिया टॉक्स अबाउट हर हैबिट्स इन अ कॉन्वर्सेशन विद हर फ्रेंड रीना। प्रिया का हैबिट डायलॉग क्या एक बार समझ लेते हैं। प्रिया कहती है, हाय रीमा, थैंक यू रीमा, आई ऑलवेज ऑयल एंड कॉम माई हेयर, ठीक है। चलिए रीमा कहती है, दैट्स अ गुड हैबिट, आई नेवर ऑयल माई हेयर, यू मस्ट डू दैट रीमा, हैव यू कंप्लीटेड द साइंस होमवर्क, येस आई हैव, आई ऑलवेज फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम, दैट्स अ ग्रेट हैबिट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क, आई समटाइम्स फॉरगेट टू फिनिश माई होमवर्क, डोंट वरी, कम आई विल हेल्प यू विद द होमवर्क। ओके चलिए
अब आता है फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारी एडवर्ब्स की फ्रीक्वेंसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये वो वर्ड्स रहते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं हाउ ऑफन एन एक्टिविटी इज डन आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप कितने ऑफन वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना। डायलॉग्स में द एडवर्ब्स इन बोल्ड, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। आर यूज्ड टू टॉक अबाउट हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस। दीज एडवर्ब्स आर यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग हैबिट्स, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कॉमन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्ब हो गया, यूजेस हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए। ऑलवेज का इस्तेमाल हम कब करते हैं, फॉर एक्टिविटीज दैट हैपन ऑल द टाइम, ओके। आई ऑलवेज वेक अप एट 7 AM, ठीक है। यूजुअली की अगर बात करें फॉर एक्टिविटीज दैट हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम बट नॉट ऑल द टाइम, आई यूजुअली गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, ओके। नाउ often for activities that happen frequently, example, I often read books before bed, okay. Sometimes for activities that happen occasionally, I sometimes watch movies on weekends. Rarely for activities that happen infrequently, I rarely eat junk food. And never for activities that do not happen at all, I never skip breakfast, okay. चलिए, how to describe your own habits. Now that you understand how to talk about habits and routines, try describing your own. आप क्या करोगे, what is your daily routine बताने की कोशिश करो। What are some of your good habits, ये भी बताने की कोशिश करो। What activities do you usually do, ये भी बताने की कोशिश करो, ठीक है। Use the adverbs of frequency to describe your habits. For example, I always drink water in the morning, I never skip my exercise routine, and I sometimes go to the park with my friends, okay। चलिए आगे बढ़ेंगे। आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, यहाँ पर हम रिवाइज करने वाले हैं डायरेक्शंस के लिए कैसे पूछा जाता है। इन दिस सेशन यू विल लर्न हाउ टू आस्क फॉर एंड गिव डायरेक्शंस टू अ प्लेस। दिस स्किल इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू नीड टू नेविगेट टू अ न्यू लोकेशन एंड इट्स यूजफुल टू नो हाउ टू कम्युनिकेट पोलाइटली एंड क्लियरली, ठीक है ना। तो हम क्या देखने वाले हैं, हाउ टू आस्क फॉर डायरेक्शंस, ओके। When you are lost or looking for a place, the first thing you can do is ask for directions, okay. Here is how you can do it politely. सबसे पहले start with a greeting, okay. Begin by saying excuse me or a similar polite greeting to get someone's attention, okay. चलिए, बहुत क्लियरली पूछना है। बी स्पेसिफिक अबाउट द प्लेस यू वॉन्ट टू रीच। यू कैन आस्क फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज टेल मी द वे टू द नेशनल बैंक, ओके। एक्सक्यूज मी विच वे इज द रेलवे स्टेशन। एक्सक्यूज मी डू यू नो द वे टू द गांधी नेशनल म्यूजियम। कैन यू टेल मी द डायरेक्शंस टू योर होम फ्रॉम द टाउन हॉल, ओके। चलिए, डायरेक्शंस देना कैसे, पूछ लिया, अब देना कैसे है। व्हेन गिविंग डायरेक्शंस इट्स इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर। हियर इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द वे, ओके। क्लियर इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करना है, मेंशन करना है स्पेसिफिक लैंडमार्क को, डिस्टेंस को और टर्न्स को। फॉर एग्जांपल, आपको जाना है सीधे, कितना सीधे, 100 मीटर्स, देन टेक अ लेफ्ट टर्न, ठीक है। इट्स ऑपोजिट द बिग सुपरमार्केट एंड इट्स नियर द पार्क, ओके। नाउ रिपीट करना है डायरेक्शंस को वापस से। इफ यू आर अनश्योर दैट द पर्सन अंडरस्टूड, यू कैन रिपीट द डायरेक्शंस टू कंफर्म। और लैंडमार्क्स का इस्तेमाल करना है। लैंडमार्क मतलब क्या हो गया, बस स्टैंड हो सकता है, लेक हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, बिग ऑफिसेस हो सकते हैं, या फिर स्कूल हो सकता है। दैट कैन हेल्प मेक डायरेक्शंस क्लियरर, ओके। चलिए, अब इंपॉर्टेंट फ्रेजेस क्या हो सकते हैं पूछने के लिए या फिर बताने के लिए अपने डायरेक्शंस को, ओके। सबसे पहले डायरेक्शंस पूछना कैसे, एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज टेल मी द वे, जो भी आप प्लेस है जहां पर आप जाना चाह रहे हो, ओके। देन भी एक्सक्यूज मी विच वेज, जो भी प्लेस रहेगा। अगेन, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू दैट प्लेस, या फिर जो भी प्लेस का नाम है वो वहां पर मेंशन कर दोगे। डायरेक्शंस देने के लिए क्या करोगे, गो स्ट्रेट अहेड, ओके, टर्न लेफ्ट या फिर राइट, ओके। देन वी हैव इट्स ऑन द, जो भी हो, लेफ्ट हो राइट हो, इट्स ऑपोजिट टू द लैंडमार्क जो भी रहेगा, एंड इट्स नियर द लैंडमार्क जो भी लैंडमार्क आपको पता रहेगा, ठीक है। पोलाइट वेज टू थैंक समवन फॉर हेल्प। अब आपको ये नोटिस करना है कि आप कैसे किसी से अपने पोलाइटली क्या बोल सकते हो, थैंक बोल सकते हो अगर कोई आपकी हेल्प कर देता है तो, ठीक है। क्या क्या लिखा है, थैंक यू, थैंक्स, आई अप्रिशिएट दैट एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, ओके। थैंक यू कैसे बोलोगे, द मोस्ट कॉमन एंड पोलाइट वे टू शो एप्रिसिएशन यानी कि थैंक यू, ओके। थैंक्स अ मोर कैजुअल वे हो जाएगा ऑफ सेइंग थैंक यू, यूज्ड विद फ्रेंड्स और फैमिली। I appreciate that यानी कि a polite way to show you are thankful. Then we have I really appreciate that. Use this when someone goes to out of their way to help you. Okay, चलिए,
When someone thanks you, you can respond with you are welcome, welcome and no problem. Okay? चलिए अब डायरेक्शंस के लिए प्रपोजिशन का इस्तेमाल कैसे करना है एक बार देख लेते हैं. इन गिविंग डायरेक्शंस प्रपोजिशंस आर यूज्ड टू शो पोजीशन एंड लोकेशन. पोजीशन या फिर लोकेशन को दर्शाती हैं. हियर आर सम कॉमन प्रपोजिशंस यूज्ड टू गिव डायरेक्शंस. ऑन का मतलब ऊपर रखा है, डायरेक्शन बता रहा है, जगह बता रहा है. ठीक है, इट्स ऑन द लेफ्ट. नियर टू यानी कि इट्स नियर द बस स्टैंड, आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो. ऑपोजिट द स्कूल इज ऑपोजिट द पार्क. इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल इज इन फ्रंट ऑफ द रेलवे स्टेशन. ठीक है, चलिए example of giving directions using landmarks. Suppose you are giving directions to Cosmos Mall. You might say go straight ahead from the bus stand and then take the first left. You will see Cosmos Mall on your right. It's opposite the big hospital. आपने क्या किया? Landmarks का इस्तेमाल किया, प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया. You can make the directions clear and easy to follow. Okay? चलिए अब आपको क्या प्रैक्टिस करना है. ट्राई आस्किंग एंड गिविंग डायरेक्शंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिनेरियोज. आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस. डिस्क्राइब हाउ टू रीच अ स्कूल फ्रॉम अ बस स्टेशन एंड गिव डायरेक्शंस टू अ रेस्टोरेंट यूजिंग लैंडमार्क्स अराउंड योर एरिया. ठीक है, सो हमारा कम्युनिकेशन स्किल हम पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर चुके हैं. हमारे 14 फुल सेशंस हमने रिवाइज कर लिए हैं. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको अपनी लाइफ में भी उतारना है. कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप करना है. क्यों? क्योंकि IT इज द फ्यूचर, वहां पर ये सब बहुत काम आने वाला है. ठीक है, सो बनी रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12. और यदि आप ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है. बिल्कुल जाके वहां से परचेज करिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिए. थैंक यू सो मच.